साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। निर्वाचन संबंधित जानकारियों की सीरीज के इस भाग में नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें, पहले मतदान फिर जलपान, इस मंत्र को याद रखें। निर्वाचन संबंधी जानकारी की इस सीरीज में इस भाग में हम चर्चा करते हैं मतदान के दौरान की कुछ विशेष परिस्थितियाँ। जो मतदान के दौरान कुछ विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उनके कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार से विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और उनका निराकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम चर्चा करते हैं चैलेंज मत के बारे में। चैलेंज मत क्या होता है, चैलेंज मत के दौरान हमें कौन सी प्रक्रिया करनी होती है, तो आगे हम देखते हैं इस जानकारी को। पहले हम चर्चा करते हैं चैलेंज मत क्या होता है। जैसे कोई मतदाता मत देने आता है और उसकी पहचान जब की जाती है तो कोई मतदान अभिकर्ता या निर्वाचन अभिकर्ता आक्षेप करता है कि यह वह मतदाता नहीं है जिसके लिए यह मत देने के लिए आता है, तो यहाँ चैलेंज मत की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अभ्यर्थी ने, निर्वाचन अभिकर्ता ने आक्षेप लगाया कि यह वह मतदाता नहीं है, तो यहाँ हम इस समस्या का निराकरण कैसे करेंगे। जैसे ही निर्वाचन अभिकर्ता यह बात करता है कि यह वह मतदाता नहीं है जिसका यह मत देने आता है, तो मतदान प्रक्रिया थोड़ी सी बाधित होती है। तो यहाँ मतदान प्रक्रिया को बाधित न करते हुए मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहेगी और यह परिस्थिति पहुँच जाती है पीठासीन अधिकारी के पास। अब वह निर्वाचन अभिकर्ता और मतदाता पीठासीन अधिकारी के पास पहुँचता है, तो पीठासीन अधिकारी को सर्वप्रथम तो मतदान अभिकर्ता को संबंधित धारा के बारे में मतदान अभिकर्ता को बता देना चाहिए और आगे इस प्रक्रिया को संपन्न करना चाहिए। कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन या मतदान अभिकर्ता मतदाताओं की पहचान को चुनौती दे सकता है। चुनौतीकर्ता को राशि जमा करनी होती है। यह राशि अब बढ़ा दी गई है, 2 रुपये की जगह 5 रुपये कर दी गई है। तो यह राशि चुनौतीकर्ता पीठासीन अधिकारी के पास जमा करेगा। पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होता है कि रुपये न देने पर चुनौती ग्रहण नहीं करना चाहिए। रकम दिए जाने के पश्चात चुनौतीकर्ता को उसकी रसीद दी जाएगी। चुनौती किए गए व्यक्ति को सस्ती के बारे में बताया जाएगा। प्रारूप 14 में चुनौती दिए गए मतों की सूची में उसका नाम व पता लिखेंगे। वह उसे हस्ताक्षर करने या अंगूठा का निशान लगाने के लिए कहेंगे। यदि वह ऐसा करने से इनकार कर दे तो उसे मत देने की अनुज्ञा नहीं देंगे। सर्वप्रथम चुनौतीकर्ता को अपनी चुनौती सिद्ध करना होगी। यदि वह चुनौती सिद्ध करने में असफल हो जाता है तो चुनौती अस्वीकार हो जाएगी और चुनौती दिए गए ऐसा व्यक्ति मतदान करेगा। तो यहाँ सबसे पहला कार्य होता है कि जिसने चुनौती दी है वह अपने विभिन्न सबूतों के आधार पर चुनौती को सिद्ध करेगा। यदि वह चुनौती सिद्ध नहीं कर पाता तो उसकी जो राशि जमा की गई थी वह जब्त हो जाती है और जो मतदाता है वह मतदान कर सकता है। यदि चुनौतीकर्ता अपनी चुनौती सिद्ध करने में सफल हो जाता है तो उस व्यक्ति को ड्यूटी पर तैनात पुलिस को सौंप देंगे। साथ ही पुलिस थाने हेतु 2 प्रति में शिकायत लिखकर तैयार की जाएगी। तैनात पुलिस अधिकारी से उसकी प्राप्ति रसीद ली जाएगी, जिसे असंबंधित लिफाफे के 11वें लिफाफे पुलिस थाना प्रभारी को लिखी शिकायत से युक्त लिफाफा में रखकर जमा करनी होगी। जो हम शिकायत पुलिस थाने को देते हैं उसकी पावती हमें मिल जाती है। उस पावती को इस लिफाफे में रखना होता है। यदि चुनौती असिद्ध हो जाती है तो फीस सरकार के पक्ष में जब्त होगी। प्रारूप 14 के स्तंभ 10 में रसीद में जब्त शब्द लिखा जाए। यदि चुनौती सिद्ध होती है तो फीस चुनौतीकर्ता को लौटा दी जाएगी तथा उससे प्रारूप 14 के स्तंभ 10 में तथा रसीद बुक के प्रतिपर्ण पर उसकी प्राप्ति रसीद ली जाएगी। और यदि चुनौती सिद्ध हो जाती है तो जो मतदाता है उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और पुलिस थाने को या थाना प्रभारी को शिकायत लिखकर दे दी जाती है। इस प्रकार से चैलेंज मत की परिस्थिति से निपटा जा सकता है और हमारा जो मतदान है वह निर्विघ्न रूप से चलता रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रसीद का प्रारूप। अव्यक्षेपित मत के लिए जो राशि आक्षेपकर्ता द्वारा ली जाती है उसकी रसीद का प्रारूप यहाँ दिया गया है। इसे आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप रसीद बना सकते हैं। अब राशि जब्त होती है या आक्षेपकर्ता को वापस की जाती है उसका भी प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप रसीद बना सकते हैं या रसीद काट सकते हैं।
अब हमें अभ्याक्षेपित मत का रिकॉर्ड भी तैयार करना होता है। निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 प्रारूप 14 नियम 36(2) का देखिए। अभ्याक्षेपित मतों की सूची। यदि हमारे पास अभ्याक्षेपित मतों की परिस्थिति बनती है तो उसकी सूची इस प्रकार से तैयार की जाती है, जिसमें ऊपर की सामान्य जानकारी है, जिसे हम भर देते हैं। निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन का वर्ष, मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम, और मतदान केंद्र का स्थान का नाम भी यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब यहाँ प्रारूप होता है। प्रविष्टि का क्रम संख्यांक लिखना होता है। यहाँ पर निर्वाचक का नाम, जो निर्वाचक मत देने आया था, जिस पर आक्षेप लगाया, उसका नाम लिखा जाता है। नामावली के भाग का क्रम संख्यांक यहाँ पर लिखा जाता है। निर्वाचक का नाम जिस क्रम संख्यांक पर है उस क्रम संख्यांक को यहाँ पर लिख दिया जाता है। उस भाग में निर्वाचक के नाम की क्रम संख्यांक यहाँ पर कॉलम 3 में नामावली के भाग का क्रम संख्यांक लिखा जाएगा, और कॉलम 4 में निर्वाचक के नाम की क्रम संख्या लिखी जाएगी, जो निर्वाचक की क्रम संख्या निर्वाचक नामावली में है वह लिख ली जाएगी। जिस व्यक्ति के खिलाफ आक्षेप किया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान यहाँ पर लिया जाता है। यदि वह हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो यहाँ पर लिख दिया जाता है हस्ताक्षर करने से इनकार। जिस व्यक्ति के खिलाफ आक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का पता भी यहाँ लिखना होता है। यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम यहाँ पर लिखा जाता है। अब जिसने आक्षेप किया है, आक्षेपकर्ता का नाम कॉलम 8 में लिख दिया जाता है, और पीठासीन ऑफिसर का आदेश यहाँ पर लिखा जाता है कि आक्षेप स्वीकार किया गया या नहीं किया गया। निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पर लिए जाते हैं। नीचे पीठासीन ऑफिसर के हस्ताक्षर और मतदान केंद्र की सुविधा नक्सील यहाँ पर लगा दी जाती है। इस प्रकार अभ्याक्षेपित मतों की सूची का प्रारूप हमारा तैयार हो जाता है। आगे देखते हैं। जैसे आक्षेपकर्ता का आक्षेप सिद्ध हो जाता है और जो निर्वाचक है वह गलत पाया जाता है, तो थाना प्रभारी को किस प्रकार से शिकायत लिखेंगे उसका प्रारूप भी हम आगे देख लेते हैं। यह है थाना अधिकारी को शिकायती पत्र। सेवा में थाना अधिकारी जिस भी थाने से अधिकारी हैं या जिस थाने में हम शिकायत कर रहे हैं उस थाने का नाम, विषय, यहाँ पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन मतदान केंद्र की संख्या और नाम यहाँ लिख दिया जाएगा में प्रतिरूपण, और मतदान की तारीख जो है, जिस दिनांक में आप मतदान करवा रहे हैं वह तारीख यहाँ पर लिख दी जाती है। यह जो शिकायती पत्र है यह सिर्फ उदाहरण के लिए है, आप अपने मतदान केंद्र पर उत्पन्न स्थिति के अनुसार इसको भरें। महोदय, मुझे यह सूचित करना है कि श्री, यहाँ आक्षेपकर्ता का नाम, पिता का नाम लिखेंगे और उनके निवास का पता लिखेंगे, ने उस व्यक्ति की पहचान के बारे में आक्षेप किया है जिसे जिस भी थाना में सुपुर्द किया है कि सुपुर्द किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने श्री जिस पर आक्षेप लगाया गया है उसका नाम लिखा जाएगा। होने का दावा किया गया है जिसका नाम विधानसभा या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या, निर्वाचक नामावली की जो भाग संख्या है वह यहाँ पर लिखा जाएगा। में क्रम संख्या, उस क्रम संख्या को लिखा जाएगा जिस पर निर्वाचक का नाम है प्रदर्शित है। वह व्यक्ति यह साबित नहीं कर सका कि वह वही निर्वाचक है। मेरे विचार में यह छद्मवेशी है, अतः आपसे निवेदन है कि आप भारतीय दंड संहिता की धारा 171F के अधीन यथा अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करें। स्थान, यहाँ मतदान केंद्र का स्थान लिखा जाएगा, दिनांक और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। और आगे का भाग देखते हैं शिकायती पत्र में आगे और क्या जानकारी भरी जाएगी। यह होती है शिकायती पत्र की पावती, जिसमें प्रति मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर या किसी और को प्रेषित भी करते हैं तो उसका भी पता, प्रति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर या जिसे भी प्रेषित करते हैं उसका पता या नाम यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ नीचे हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी के हो जाएंगे। नीचे पावती दी गई है। उक्त पत्र तथा उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति उपर्युक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की तारीख यहाँ लिखी जाएगी को कितने बजे मेरे सुपुर्द किए गए। यहाँ संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर का पद नाम लिखें। इस प्रकार से हमारा शिकायती पत्र तैयार होता है और यह पावती हमें प्राप्त हो जाती है। मुझे विश्वास है अभ्याक्षेपित मतों के संबंध में जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। किस प्रकार से अभ्याक्षेपित मत की परिस्थिति उत्पन्न होती है और कैसे इसका निदान किया जाए, किस प्रकार से सूची बनाई जाए और किस प्रकार थाना प्रभारी को शिकायती पत्र लिखा जाए यदि मतदाता गलत सिद्ध हो जाता है तो किस प्रकार से राशि प्राप्त की जाए और
किस प्रकार से रसीद आक्षेपकर्ता को दी जाए, यह सारी जानकारी हमने देख ली है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी भाग देखने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अपने साथियों तक शेयर भी करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके और वह इस समस्या का निराकरण कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। निर्वाचन संबंधी सभी भाग आपको इस सीरीज में प्राप्त होंगे, अतः चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। तो जो भी वीडियो यहाँ पर लोड किए जाते हैं या अपलोड किए जाते हैं वह आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगे। नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और देखिए पूरा लोकसभा निर्वाचन 2024।